हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, मैं आशा करता हूँ सभी आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर यूनिट 1 भी हमने कंप्लीट की, यूनिट 2 भी हमने कंप्लीट की और यूनिट 3 भी जल्दी में कंप्लीट होने वाली है बेटे। तो हम लोग बात करना चाहते हैं क्या कि बेटे आप लोग जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो अगला जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, यूनिट है बेटे। उससे अक्सर एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है बेटा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ही हमारी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है, 2 चैप्टर्स और रहे हैं हमारे केमिस्ट्री में कंप्लीट होने के लिए। तो जैसे ही हम सारा चैप्टर या सिलेबस क्या कर देंगे बेटे, कंप्लीट कर देंगे, तो कंप्लीट करते ही मैं लाइव वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, जिसकी भी समस्या है तो वो वहाँ पर अपनी समस्या का समाधान चैट करके पूछ सकता है, कमेंट्स करके बता सकता है। ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम के अंदर कैसे आपको पेपर मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे बटे टू बटे नंबर लाएंगे आप, तो इसके बारे में जानेंगे बेटे हम नेक्स्ट। जैसे ही मैं लाइव वीडियो लेकर आऊँगा उससे पहले मैं सूचना डाल दूंगा। ठीक है, सब लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। ठीक है बेटे, ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। हो सकता है नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम ये वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक हम केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी हमने पिछली वीडियो में जाना था किस टॉपिक के बारे में बेटे, भर्जन निस्तापन के बारे में। उसके बाद में हमने जाना था बेटे अपचयन के बारे में। मैंने जैसे पीछे बताया था बेटे, अपचयन का मतलब क्या होता है, कोक वगैरह को हम किसी धातु ऑक्साइड में अगर मिलाकर क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उससे हमारी धातु क्या हो जाती है बेटे, अपचयित हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा था पिछली वीडियो में कि जो कुछ धातुएं जो होती हैं बेटे, वो भी अपचायक का कार्य करती हैं। वो भी क्या होती हैं, अधिक्रियाशील होती हैं और क्या कर सकती हैं, धातुओं को उनके ऑक्साइड से क्या कर सकती हैं, अपचयित कर सकती हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं बहुत अभिक्रियाशील के साथ साथ क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण बेटे उनसे प्राप्त होने वाली जो धातु होती है बेटे, वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था मशीनी पुर्जों को जोड़ने में कर सकते हैं। जैसे कि आपने वेल्डिंग देखा होगा बेटे, देखा ना वेल्डिंग, हम देसी भाषा में वेल्डिंग कह देते हैं उसको। ठीक है बेटा, तो वो थर्मिट अभिक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। वो उदाहरण किसका माना जाता है, इसका ही माना जाता है। तो चलो भाई डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं क्या, पहले एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जानेंगे हम किसके बारे में बेटे, थर्मिट रिएक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बेटे, सोडियम कोमा कैल्शियम कोमा एल्यूमिनियम, ठीक है, आदि। ठीक है बेटा, धातु को अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित, ठीक है बेटा, क्या विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, विस्थापित कर देती हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बता देता हूं आपको क्या, ये अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देते हैं
ठीक है बेटा, इससे प्राप्त धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटे, इसी का ही एग्जाम्पल माना जाता है थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है बेटा, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है बेटे। तो थर्मिट अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ कराने पर प्राप्त गलित आयरन का उपयोग, गलित आयरन का उपयोग मशीनी पुर्जों, ठीक है बेटा, एवं रेल की पटरी आदि को जोड़ने में करते हैं। यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, तो हमने थर्मिट अभिक्रिया के बारे में जाना बेटे। एल्यूमिनियम हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने Al संकेत लिखा है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग जान लेते हैं। हमारे पास जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं बेटे, एल्यूमिनियम के साथ। जैसे ही हम एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है गलित आयरन, लिक्विड में फॉर्म होगा, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से Al2O3। ठीक है बेटा, रिएक्शन बैलेंस करनी मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा रखी है, तो आप लोग रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सीखोगे तभी आप लोग पेपर में कर पाओगे। मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर आपको खुद भी करके देखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब लोग हमें जानना है किसके बारे में बेटे, जो सेक्रियता श्रेणी में कहाँ आती है बेटे, सबसे नीचे धातु आती हैं। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि मैंने 3 टाइप्स बताई थी आपको, सक्रियता श्रेणी से ऊपर आने वाली सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम का चल रहा था अब तक। अब हम जानेंगे बेटे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो हम कह सकते हैं हमारा टॉपिक होगा बेटे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है बेटा, चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु आती हैं उनके निष्कर्षण के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए पहला टर्म्स तो ये ध्यान रखेंगे, ये कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं बेटे, कम क्रियाशील होती हैं। दूसरा टर्म्स क्या कहेंगे हम लोग, इनके
ऑक्साइडों को गर्म करने पर ही, ठीक है बेटा, ये रह है ऐसा लग रहा होगा, करने पर ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बेटा, मात्र हम क्या करेंगे, इनके अंदर ये जो मतलब धातुएं होती हैं बेटे, इनके ऑक्साइडों को मात्र गर्म करने से ही हम क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट हम किसकी तरफ बेटे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक दिस, हमारे पास क्या है, कोई सल्फाइड आयस के हैं, और वो सल्फाइड आयस किसकी है बेटे, HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड मैं कह सकता हूं। HgS को पहले याद है आपको, निम्न अभिक्रियाशील जो होती है, मैंने वहां पर लिखा था कि इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, भर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे, भर्जन कर सकते हैं, और भर्जन से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और भर्जन से प्राप्त होती है हमारी ऑक्साइड। कौन से प्राप्त होती है बेटे, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड का हमने क्या किया था बेटे, ऑक्साइड का हमने करना पड़ता था अपचयन। क्या करना पड़ता था बेटे, अपचयन। किसमें, मध्यम अभिक्रियाशील में। लेकिन बट हमें यहां पर जरूरत किसकी है, केवल ऑक्साइड आयस प्राप्त करने की, क्योंकि ये कह रहा है कि इनके ऑक्साइडों को गर्म करने से मात्र ही क्या कर सकते हैं हम लोग बेटे, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भाई, मर्क्यूरिक सल्फाइड क्रिया में किसके साथ करा रहा हूं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये किस तरह से भर्जन का ही उदाहरण है। तो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में रिमूव हो जाएगी यहाँ से क्या भैया, SO2। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, वही तुम्हें खुद करनी है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि यहां से मर्क्यूरिक ऑक्साइड मेरी प्राप्त हो गई है, मात्र मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मैं गर्म कर दूं तो सीधा मेरी मरकरी धातु प्राप्त होगी और रिमूव क्या हो जाएगी बेटे, यहां से O2 रिमूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, O2 रिमूव हो जाएगी। चलिए, ये रिएक्शन मैंने आपको बताई है। हाँ, इस वाले रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ। चलो एक ही आप लोग बैलेंस करके देख लेना। HgO, ठीक है बेटा, SO2। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर O के 2 हैं तो O के 2 बैलेंस करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, O के 2 हुए तो Hg के 2 हो गए, Hg के डबल हुए तो S के डबल हो गए। ठीक है बेटा, O के 2, यहाँ पर O के कितने हैं, 2, और 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 4 हैं। लगाएंगे, ठीक है बेटा, कितना लगाएंगे यहाँ पर, 3 लगाएंगे। चलो हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने गर्म किया तो मरकरी हमारे धातु प्राप्त हो गई। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाना है, तो सीधा चलो यहाँ पर भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट ऐसी उदाहरण हम किसका ले सकते हैं बेटे, कॉपर सल्फाइड का नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, कॉपर सल्फाइड क्या है हमारा, सॉरी क्यूप्रस सल्फाइड, और इसकी क्रिया हम O2 से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा बेटे। क्यूप्रस ऑक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे, Cu2O को Cu2S के साथ ही रिएक्ट कराएंगे और सीधा हमें कॉपर प्राप्त होगा और रिमूव यहाँ से हो जाएगी हमारी SO2। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल भी आपको जोन सा अच्छा लगे उस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ तक हमने जाना धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। अब बेटे नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो अब तक हमने विधि पढ़ी है, क्या हमारी उनसे शुद्ध धातु प्राप्त होती है? नहीं बेटे, उनसे अभी भी हमारी धातु क्या हो सकती है, शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं है तो फिर हमें कौन सी विधि अपनानी है जिससे हम अपनी किसको भैया, धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें? तो उसके लिए हमें क्या जानना है बेटे, उसके लिए जानना है हमें किसके बारे में, धातुओं के अंदर जो हम धातुओं का क्या करते हैं भैया, परिष्करण करते हैं। ठीक है बेटा, तो धातुओं का परिष्करण नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी। धातु का परिष्करण। ठीक है बेटा, धातु का परिष्करण होता क्या है, धातु के परिष्करण में हमें प्राप्त होती है बेटे शुद्ध धातु। क्या प्राप्त होती है बेटे, शुद्ध धातु। ठीक है बेटा, और इसमें हम कौन कौन सी धातु को प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध रूप से, ये भी ध्यान देना है। जैसे कि कॉपर है, जिंक है, टिन है, ऐसा होता है बेटे संकेत, टिन धातु है। ठीक है बेटा, निकिल धातु है, सिल्वर धातु है, गोल्ड धातु है। तो इन धातुओं को हम क्या कर सकते हैं बेटे,
क्या कर सकते हैं, धातु परिष्करण विधि द्वारा क्या कर सकते हैं हम भैया, शुद्ध कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या भैया, हमारे पास क्या होती है, इसके लिए हमें एक विधि जाननी है जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, धातु परिष्करण विधि के अंतर्गत एक विधि आती है हमारी। ठीक है बेटा, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है बेटा, कौन सी होगी हमारी, विद्युत अपघटनी परिष्करण। जो थर्मिट अभिक्रिया है उसमें फेरिक ऑक्साइड FeO3 फॉर्मूला लिखा है, मैंने बोला था Fe2O3 पर मिस हो गया है वो, तो Fe2O3 कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो तो बेटे अब जान लेते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है। ठीक है बेटा, पहले चित्र को समझेंगे, क्योंकि चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो चित्र से ही आप इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में होता क्या है बेटे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में हम क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे मैं क्या मान सकता हूँ, ये क्या है हमारा, एक टैंक है। क्या है बेटे, टैंक। और उस टैंक में क्या होता है, धातु के 2 इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ बेटे, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है इसे मैं कहूँगा किसका बेटे, अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड। क्या कहूँगा बेटे, अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, अशुद्ध धातु का। और ये वाला मेरा जो होता है वो कैसा होता है बेटे, मेरा शुद्ध धातु का। इसका होता है बेटे शुद्ध धातु का। ठीक है, और एक बात भी ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रोड थोड़ा क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, मोटा होता है। ये कैसा होता है, पतला होता है। मैंने बनाया भी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। ठीक है बेटा, इसको मैं क्या बोलूँगा भैया, एनोड, और इसको मैं बोलूँगा भैया कैथोड। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। ठीक है बेटा, अब मैं जैसे ही क्या करता हूँ, इसे धारा देता हूँ, विद्युत धारा। ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है, मेरे अंदर क्या होती है, एक सेल रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में क्या होता है बेटे, जो अशुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें से जो धातु के आयन होते हैं, कॉपर आयन मान लो, मैंने कॉपर का ही मान के चलाऊं मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बेटे, मान लो कॉपर का ही क्या है, अशुद्ध धातु का कॉपर की का क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इसमें से क्या होता है, कॉपर आयन घुलकर कहाँ आते हैं बेटे, विलयन में आते हैं। कहाँ पर आते हैं बेटे, विलयन में आते हैं। और जैसे ही विलयन के अंदर आते हैं तो तुरंत एनोड पर क्या होने लगते हैं भैया, अवक्षेपित होने लगते हैं, या मैं कह सकता हूँ निक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं बेटे, निक्षेपित होते हैं। क्या, कॉपर आयन किस पर बेटे, कैथोड पर निक्षेपित होने लगते हैं। अब इसमें जो इम्प्योरिटियां होती हैं शेष, वो कहाँ बैठ जाती हैं, तली में बैठ जाती हैं। किसकी साइड भैया, एनोड की साइड, जिन्हें मैं अपद्रव्य या क्या कहूँगा बेटे, एनोड पंख के नाम से जानूंगा। ठीक है बेटे, इन्हें क्या कह सकते हैं हम, एनोड पंख। चलिए, इतना तो आप लोग जान गए हैं। अब इसको कैसे लिखना है आपको। ठीक है बेटा, फिर एक बार समझ लो, हमने क्या किया है, 2 धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के सॉल्यूशन में, अम्लीय सॉल्यूशन में डाला है। इसे मैं विद्युत अपघटय भी बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं, अशुद्ध धातु से क्या होते हैं बेटे, अशुद्ध धातु से कॉपर आयन क्या होकर बेटे, किस में, पहले विद्युत अपघटय में घुलते हैं, घुलने के बाद फिर किस पर निक्षेपित हो जाते हैं बेटे, शुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं बेटे, निक्षेपित हो जाते हैं। और इस प्रकार से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो हम लोग कैसे इसे डिफाइन करेंगे, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट के CuSO4 के अम्लीय विलयन में धातु के 2, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। क्या होते हैं बेटे, डूबे होते हैं। जिनमें एक कैसा होता है बेटा, जिनमें एक शुद्ध धातु, एक शुद्ध धातु का जो कैथोड का कार्य करता है, एवं एक किसका बेटे, अशुद्ध धातु का
इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है बेटा, कार्य करता है। जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध, या मैं सीधा कह सकता हूं एनोड वैद्युत अपघट्य विलयन में घुलता है। विलयन में घुलता है। ठीक है बेटा, ठीक है, वैद्युत अपघट्य विलयन में घुलता है एवं कॉपर आयन कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं एवं अशुद्धियां एनोड पर पात्र की सतह में बैठ जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ठीक है बेटे, ये था हमारा क्या, विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, तो मैंने इसे अपनी भाषा में लिखा है। आप लोग को अगर ध्यान रखना, अपनी भाषा में लिखना है तो आप अपनी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। चलो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में बेटे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जानेंगे हम किसके बारे में, संचारण के बारे में। किसके बारे में बेटे, संचारण के बारे में। और संचारण होता क्या है, हालांकि संचारण के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, कहां पर बेटे, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है बेटा, लेकिन खूब अच्छे से जानेंगे यहां पर। चलो चलिए भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें संचारण के बारे में पहले भी बताया था बेटे कि संचारण क्या होता है। जो धातुएं होती हैं बेटे वो क्या नम वायु, या मैं कह सकता हूँ आर्द्र वायु के संपर्क में आकर, ठीक है, क्या हो जाती हैं बेटे, संचारित हो जाती हैं। जिस घटना को मैं क्या कहता हूँ, या प्रक्रम को संचारण कहता हूँ। ठीक है बेटा, संचारण का कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ किसका बेटे, आपने देखा होगा सिल्वर के ऊपर जो परत हो जाती है, मतलब सिल्वर जब नया होता है तब कैसा होता है, चमकीला होता है बेटे। फिर उसके ऊपर क्या जाती है, सिल्वर के ऊपर परत आ जाती है काले रंग की। वो किसके कारण आ जाती है बेटे, सल्फर के कारण आ जाती है। हमने अक्सर देखा है क्या बेटे, जंग किस पर, आयरन की वस्तुओं पे लग जाता है। कब, जब हम उसे आर्द्र या नम्र वायु के संपर्क में रखते हैं तो उस पर ब्राउन कलर की एक परत आ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं बेटे। उसके साथ साथ कॉपर पर हरे रंग की परत आ जाती है बेटे, जिसे हम क्या कहते हैं, किसके कारण आ जाती है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आ जाती है। तो आखिर हम इनसे सुरक्षित कैसे रहें, उसके लिए विधियां हैं हमारी। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं धातु की सतह पर पेंट कर दें, या फिर हम क्या करें, धातु की सतह पर ग्रीस या तेल लगा दें, या फिर हम एनोडीकरण द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर हम किससे कर सकते हैं बेटे, यशद लेपन द्वारा या मिश्रातवन द्वारा। ठीक है बेटा, तो वही पॉइंट हम लोग जानेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है बेटे, कोई ऐसा नहीं है। संचारण, धातु अम्ल तथा आर्द्र वायु के संपर्क में आकर क्या भैया, धातु क्या बेटे, धातु संचारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटे, संचारित हो जाती हैं। इस प्रक्रम को संचारण कहते हैं। चलिए, सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के कारण काले रंग की परत बना लेती है। कौन भैया, सिल्वर। तो Ag जब सल्फर से क्रिया करेगी तो Ag2S क्या बना लेगी, परत बना लेगी सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है बेटा, तो कॉपर की वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके
इसकी सतह से भूरे रंग की जो चमक होती है बेटे वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उस पर कैसे रंग की, हरे रंग की परत आ जाती है और वो किसकी आती है बेटे, कॉपर कार्बोनेट की आती है। ठीक है बेटा। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। ठीक है बेटे, ये रिएक्शन भी मैंने दिखाई है। और जंग का सूत्र जो होता है Fe2O3 इंटू XH2 होता है बेटे। यहाँ पर X का अर्थ होता है मतलब 2-3 जल के अणु। ठीक है बेटा। क्षारण से सुरक्षा क्या क्या होती है वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं बेटे। ये एनोडीकरण पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। हमने देखा है क्या, जब हम घर पर भी पात्र लाते हैं तो एल्यूमिनियम के जो पात्र होते हैं लाइक दिस, आप सिल्वर कहते हो, घर पर जो आपके घर पर जो भगोने यूज़ होते हैं मतलब बर्तनों में, तो आप लोग सिल्वर के कहते हो। ठीक है बेटे, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वो काले पड़ जाते हैं, मतलब उन पर एक परत आ जाती है जिसकी अपेक्षा अगर मैं बात करूं किससे, अगर नॉर्मल अगर किसी सामान की बात करो उसकी अपेक्षा सिल्वर का पात्र ज़्यादा समय तक चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम का पात्र, सिल्वर नहीं, एल्यूमिनियम के ऊपर बेटे किसकी परत आ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ जाती है। ठीक है बेटा, आप भी सिल्वर कहते होगे लेकिन याद रखना वो एल्यूमिनियम के पात्र होते हैं। तो Al की साफ वस्तु को एनोड बनाकर हम डाइल्यूट H2SO4 के विद्युत क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का विद्युत अपघटन कराते हैं। तो विद्युत अपघटन कराने से क्या होता है, वहाँ से O2 मुक्त होती है जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर जाती है और क्या बना लेती है बेटे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। मतलब परत जो बनाती है Al2O3 की बनाती है, वही सुरक्षा करती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एनोडीकरण। ये सदलेपन क्या होता है बेटे, ये सदलेपन का मतलब है आयरन की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन इसे इंग्लिश में बोल देते हैं बेटे। तो जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर धातु की परत चढ़ा सकते हैं, इसे ही हम सदलेपन कहते हैं। उसके बाद मिश्रात्वन द्वारा, मिश्रात्वन से क्या मतलब होता है, मतलब एक तरह से मान लो मिश्रातु या मिश्र धातुओं का बनना। ठीक है बेटा, इससे क्या कर सकते हैं, हम धातुओं से बहुत अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, हमारे पास जो आयरन होता है जो प्योर स्टेट में होता है शुद्ध, ये बहुत लचीला और मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए हमें इसमें कुछ मात्रा में लगभग 0.05% कार्बन मिलाना होता है जिससे वो कठोर और प्रबल हो जाता है। ठीक है बेटा, यदि हमें स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है बहुत कठोर चमकदार, तो बनाने के लिए हमें उसमें क्या मिलाया जाता है बेटे, निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं जिससे स्टेनलेस स्टील हमें प्राप्त हो जाता है। तो मैं कहूँगा मिश्र धातु क्या होती हैं, दो या दो से अधिक गलित अवस्थाओं में धातुओं का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु। चलो इसे क्लियर करो, जान लेते हैं किसके बारे में बेटे, मिश्र धातु के बारे में। मिश्रातु भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का गलित अवस्था में मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटे, तो एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, चलिए भाई अब मैं आपको बता देता हूं कुछ उदाहरण किसके बेटे, मिश्र धातु के कौन कौन से होते हैं। लाइक दिस, अगर मैं बात कर रहा था अभी शुद्ध धातु में, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, शुद्ध लोहे में किसमें बेटे, शुद्ध लोहे में कितना 0.05% क्या होता है, कार्बन। ठीक है, लोहे को कठोर बनाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे कठोर बनाता है, ये नोट पॉइंट डाल के रखना। दूसरा नोट पॉइंट क्या आएगा हमारा, क्या बेटे, लोहे में निकिल व निकिल मतलब निकिल का संकेत होता है Ni, क्रोमियम का संकेत होता है Cr, मिलाने पर स्टेनलेस भी बोल देते हैं, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ठीक है बेटा,
चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटे, सबसे पहला टर्म्स हमारा पीतल है, पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। दूसरा अगर मैं कांसा की बात करूं बेटे, कांसा भी किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। और अगर मैं तीसरी बात करता हूं बेटे, टाका सुना होगा आपने, टाका भी किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बेटे, पीतल जो होता है कॉपर और किससे मिलकर बना होता है, जिंक से मिलकर बनाता है। और कांसा कॉपर और किससे मिलकर बना होता है बेटे, टिन से मिलकर बना होता है। और टाका हमारा लेड व टिन से बना होता है, Sn, ठीक है बेटा, Sn, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कॉपर अगर इसकी बात करूँ मैं कितना होता है बेटे 80%, और जिंक कितना होता है 20%, और इसमें 88%, इसमें बाकी 12%। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसको मैं बोलता हूँ बेटे अमलगम। क्या बोलता हूँ, अमलगम, ध्यान रखना। अमलगम क्या होता है बेटे, अमलगम मतलब ध्यान देंगे, अमलगम का मतलब होता है धातु का पारे के साथ मिश्रण, ठीक है बेटे। धातु का क्या, धातु का पारद, या मैं बोल सकता हूँ चलो पारद के साथ समांगी मिश्रण। क्या बेटे, समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बेटे, अमलगम कहलाता है, ठीक है बेटा। इसको विशेष पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि धातु कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी धातु कैसी होती है, द्रव होती है, तो वो उसके अंदर अपने अंदर घोल लेती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है NaHG, इसका मतलब होता है सोडियम अमलगम। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास लाइक दिस आ जाता है AgHG, सिल्वर अमलगम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, हमारे पास आ जाता है पोटेशियम अमलगम KHG, ठीक है बेटा। ये उदाहरण किसके हैं, हमारे अमलगम के। चलो भाई यहाँ पर हमने इतनी बात जानी, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई धातु पर मोर्चा लगाना क्या होता है बेटे। धातु पर मोर्चा लगाना भी क्या होता है, मतलब कि जंग से, आयरन की बात करूँ तो सुरक्षित करना या संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, धातु पर मोर्चा लगाना भी इसी बात को बोल देते हैं, ठीक है बेटा। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ बेटे किसकी, लाइक दिस, अगर आप लोग जानते हो कि जो सोना होता है, जो प्योर सोना होता है बेटे 24 कैरेट क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। 22 कैरेट सोने में 2 कैरेट कॉपर मिलाया कर क्या किया जाता है, आभूषण को बनाया जाता है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई। और इससे रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट आपकी किताब के अंदर इंडेक्स में दे रखे हैं, वहाँ पर भी पढ़ कर देख लेंगे आप लोग, उन्हें अक्सर आप पढ़ के देख लिया करो, ठीक है बेटा। तो कुछ पॉइंट तो मैं ले आता हूँ, कभी कभी कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो इसलिए अक्सर उन पर नज़र मार लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मिश्र धातु का एक उदाहरण दिल्ली के अंदर एक खंबे का लेकर उसने बताया है कि जिस पर आज तक भी कोई जंग नहीं लगा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटे। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 बोल सकते हैं, यह हमारी क्या हो सकती है भैया, फाइनल हो सकती नहीं, हो गई है, ठीक है बेटा। यूनिट नंबर 2 क्या, सॉरी यूनिट नंबर 3 क्या हुई है बेटे, यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर हम क्या भैया, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद।